नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आने शुरू हो गए थे, सर सेकंड पार्ट। दोस्तों सिर्फ ABCD अगर बताना हो ना तो बड़ा आसान काम है, 30 मिनट्स में आपको आंसर की दे दूं। लेकिन टीचर हूं, मन नहीं मानता सिर्फ ABCD देने से। देखिए, पेपर सॉल्यूशन का एक सिंपल सा टारगेट होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक ये आइडिया मिल जाए कि पेपर कहाँ से आता है, क्या तरीका है पेपर बनाने का। दूसरी चीज़, इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं पेपर दे रहा हूं तो क्या मुझे वो क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं। जब हम कैमरे पे आके आपको क्वेश्चन आंसर देते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको कोई भी आंसर किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना दे दें। इसलिए बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो मुझे टिप्स में हैं, फिर भी कई बार उनकी पब्लिकेशन डेट दोबारा क्रॉस चेक करनी पड़ती है। कई बार देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम टाइटल किसी और ने लिखा हुआ है। तो जब भी मैं कैमरे पे आऊँ और जब भी मैं आपको एक कंटेंट दूँ, वो ऑथेंटिकेटेड हो, इसमें हमेशा रिसर्च लगता है, टाइम लगता है। तो पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं महाराष्ट्र से, जय महाराष्ट्र। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आज फाइनल पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश के सॉल्यूशन पे और CUET PG के सॉल्यूशन पे। चलिए, तो सबसे पहले आपने वहाँ तक देख लिया था, हमने 35 क्वेश्चंस पिछले सेशन में कर लिए थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन से। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल आने लगे थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, तो हम कहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये गूगल ड्राइव कोर्स है और इसमें हमारी डिट्टो ऑफलाइन बैच की क्लासेस होती हैं। यानी जो आप ऑफलाइन बैच में हम दिल्ली में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बैच की क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी। दिन में 6 घंटे क्लास होती है, 6 आवर्स, 9:30 से लेकर के 3 या 3:30 तक की क्लासेस होती हैं। आधा घंटा लंच ब्रेक होता है। ये क्लासेस ऑफलाइन स्टाइल, ये आपको लाइव भी मिलेगी। यानी आप सुबह सुबह 9:30 अपने घर पे लैपटॉप कंप्यूटर के साथ रेडी हो सकते हो, मोबाइल फोन के साथ रेडी हो सकते हो पढ़ने के लिए। और अगर आप वर्किंग हो या आप घरेलू कामकाज करते हो या आप मैरिड हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है, सेम यही 6 घंटे की जो क्लासेस है, 6 आवर क्लासेस, यही अपलोड होकर के, डिवाइड होकर के कि इंग्लिश की कितनी क्लास है, पेपर 1 की कितनी क्लास है, आपको मिलेंगी। मेरे अलावा 3 और फैकल्टीज़ हैं जो पेपर 1 पढ़ाती हैं, उनकी क्लासेस भी आपको एज इट इज़ मिलेंगी। साथ में बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि हाँ और क्या मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए 6 आवर्स रेगुलर क्लास के साथ साथ आपके लिए पेपर 1 उसकी सारी क्लासेस, फिर जितने भी नोट्स PDF हम क्लास में देते हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हम क्लास में देते हैं, क्योंकि देखिए आपको ऑफलाइन बैच की क्लास मिल रही है। तो जब मैं क्लास में एंटर होऊंगा, जैसे ही मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं और सबसे क्लास खत्म होती है जब मैं थैंक यू बोलता हूं, इसके बीच में मैं जो बातचीत करूंगा, जो बोलूंगा, वो आपको मिलेगा। तो अगर मैंने स्टूडेंट को बोला कि हाँ भाई टेस्ट पेपर दिया था, तो वो टेस्ट पेपर आपको भी मिलेगा। जब ऑफलाइन बैच के बच्चों को टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन लाइव करवाए जाएंगे, आप भी हमारे साथ लाइव बैठ के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे गूगल ड्राइव कोर्स में अभी रजिस्टर्ड हैं, आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होती है जूम सेशन पे। जूम पे आपके सारे सवाल अलग से लिए जाते हैं। प्लस अब चूंकि एग्जाम पास आ रहा है अभी, और आप देख रहे हैं कि एग्जाम पास आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपके बहुत काम की चीज़ है, वो ये है कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, तो अभी ज्वाइन करने पे आपको जो फीस स्ट्रक्चर है 35,000, इसमें दिसंबर 2024 तक का पूरा ऑफलाइन बैच मिलेगा। यानी कि सिलेबस हम करवाएंगे अभी, सिलेबस हम करवाएंगे जून 2024। पूरा प्रयास होगा आप यहीं क्वालिफाई हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने में कोई क्वालिफाई नहीं हो सकता। वीडियो देखना, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया हुआ है, और मैं फोटो लगाने में इस वजह से नहीं हूं, मैं इंटरव्यू करता हूं। वीडियो देखो, अगर वो कर सकते हैं तो आपको ऑफलाइन बैच मिलेगा। जून में क्वालिफाई कीजिए, लेकिन बाई चांस कमी रह जाती है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, आपको लगता है दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों जुलाई से दिसंबर, यानी दिसंबर 2024 के लिए यही 6 महीने, ये 6 मंथ्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यानी कि आप देखिए 35,000 की फीस में 3 एक्सपर्ट्स पेपर 1 के, मैं 10 बार नेट क्वालिफाइड हूं, मेरी गाइडेंस में आपको टोटल हाई लेवल प्रिपरेशन मिलेगी। इस बार की ऑफलाइन बैच इंडिया टॉपर सुकीर्ति ऑफलाइन बैच से, ऑफलाइन बैच की क्लासेस जिसके लिए बच्चे दिल्ली में आकर के 52,700 देते हैं, और यही चीज क्लास के साथ साथ 6 महीने हॉस्टल में 10,000 एवरेज देते हैं। यानी 60,000 ये और लगभग 50,000 ये। तो आप जो क्लासेस 1,10,000 1,20,000 में हैं वो आपको घर बैठे 35,000 में मिलेंगी। यही आपका एक बेनिफिट है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है।
क्योंकि दूर नहीं आना पड़ेगा, खास करके लड़कियां जिनको दिल्ली आना अलाउ नहीं होता है, आपको क्वालिटी कंटेंट एज इट इज घर बैठे मिलेगा। अब चलते हैं काम की बात पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के महाराष्ट्र सेट सॉल्यूशन के बाद सवाल आने शुरू हो गए थे कि सर हमें इसी तरह से पढ़ना है, हाई लेवल पढ़ना है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ओके, ये कलर जो है शायद यहां पे नहीं जाना चाहिए था। ओके, नाउ गेट बैक। अब हम एक पेन ले लेते हैं, यहां पे पेन ले लिया हमने रेड। चलिए आई बिलीव आपको क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इससे मेरा पहला वीडियो है, देखना, कमेंट के लिंक में मिल जाएगा। विच वॉज नॉट द अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री प्ले इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब जब मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया, पहले क्या हुआ, पहले मैंने क्वेश्चन पेपर एज ए स्टूडेंट अटेम्प्ट किया ताकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिले। मैंने एक लॉजिक लगाया, ध्यान दिया, ये बोल रहा है अर्ली इंग्लिश प्ले, हिस्ट्री प्ले कौन सा नहीं है। तो बड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार ये हेनरी फिफ्थ भी पूछ रखा है, कब से ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, अब किंग लियर दो हैं, एक है शेक्सपियर का, एक है लियर ऑफ ब्रिटेन, एक अलग कहानी है, राल्फ डूस्टर एंड किंग हेनरी थर्ड। तो 1-2 मिनट मैंने सोचा और फिर तुरंत एक सिंपल सा आंसर दिमाग में आया, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। जब भी पेपर समझ ना आए, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। कई बार जो क्वेश्चन पहली बार टफ लगता है वो एक्चुअली बड़ा आसान होता है। ध्यान से देखना आसान कैसे, व्हाई दिस इज इजी। विच वॉज नॉट द अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री प्ले। अब भैया हिस्ट्री प्ले पूछ रहा है, ये है कॉमेडी, ये हिस्ट्री प्ले है ही नहीं, तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। मैं क्यों झंझट में पढ़ूं कि कौन पहले आया कौन दूसरे नंबर पे आया। अगर इफ दे आर जस्ट सेइंग कि हिस्ट्री प्ले नहीं है वो बता दो, तो हिस्ट्री प्ले राल्फ रोस्टर डूस्टर नहीं है, हमें पता है निकोलस यूडाल की कॉमेडी है, ये फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है 1552। टाइमिंग लिख लो आप इसके साथ साथ ताकि आपको अगले एग्जाम से रिलेटेड हेल्प मिल जाए। 1552। अब मेरा होमवर्क क्या है, मेरा होमवर्क ये है, विक्ट्री ऑफ हेनरी फिफ्थ 1594, यानी ये वाली जो बुक है ये 1594 की है, किंग लियर 1605 का है, और मेरे पास 1592 किंग हेनरी ये 1592 है। तो भविष्य के लिए नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्तों नोट्स बना लेना हाथों हाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि लुइस मॉन्ट्रोस का जो एसे है, लुइस मॉन्ट्रोस का जो एसे है फैंटेसीज से रिलेटेड, कौन सी फैंटेसी, शेपिंग फैंटेसी, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। अब देखा जाए तो लुइस मॉन्ट्रोस जो है एक नॉर्मल राइटर्स को कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ता, बट द आइडिया ऑफ शेपिंग फैंटेसी ये दो जगह पे रिलेट हो सकता है। हम इसे चाहें तो रिलेट कर सकते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म में और साइको एनालिसिस में। अब अकॉर्डिंग टू जो मैंने रिसर्च किया उसमें यह था कि 1983 में इन्होंने एक किताब लिखी, स्टडी ऑफ पावर एंड जेंडर इन एलिजाबेथन लिटरेचर, स्टडी ऑफ पावर एंड जेंडर इन एलिजाबेथन लिटरेचर। तो 1983 में, अब नोट करो, स्टडी ऑफ पावर एंड जेंडर इन एलिजाबेथन लिटरेचर, और यहां पे इन्होंने डायरेक्ट न्यू हिस्टोरिज्म से एसोसिएट किया। क्या ये टफ क्वेश्चन है? नहीं, क्योंकि अगर आपने लिटरेरी थ्योरी प्रॉपरली पढ़ी हुई है और आपने न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्टीफन ग्रीनब्लैट, शेक्सपियरियन नेगोशिएशन, इन पे काम किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने पुराने लिटरेरी टेक्स्ट को दोबारा स्टडी करना शुरू किया था। लुइस मॉन्ट्रोस वन ऑफ देम है। तो मुझे डायरेक्ट आंसर तो पता था, बट मुझे ये देखना था कि कौन सी बुक में ये शेपिंग फैंटेसीज का कॉन्सेप्ट है। तो रिपीट करता हूं, शेपिंग फैंटेसीज कॉन्सेप्ट 1983 की बुक है हमारी, बुक का नाम है स्टडी ऑफ पावर एंड जेंडर इन एलिजाबेथन लिटरेचर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आज पूरा पेपर ही करना है तो थोड़ा सा जल्दी भी बोलूंगा, और इससे ज्यादा डिटेल में भी हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं और डेप्थ में जाके, बट चूंकि आपको आंसर जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा जल्दी ही खत्म करेंगे। इन्फ्लुएंस बाय सॉशोर, सॉशोर का इन्फ्लुएंस है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज समझने के लिए फ्रेंच फॉर्मुलिस्ट सॉशोर का रेफरेंस लिया गया है। एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंस लैंग सिग्निफाइज। अब इसमें ये कह रहा है कि लैंग्वेज क्या चीज है, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। स्पेसिफिक अटरेंस है जो किसी इंडिविजुअल के लिए डिप्लॉय होता है, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच है, इंपीरियल लैंग्वेज है, द फॉर्मल रूल्स एंड कन्वेंशन दैट ऑर्गेनाइज अ लैंग्वेज। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको याद है, मैंने कई बार इनफैक्ट यूट्यूब के फ्री वीडियोस में लैंग एंड पैरोल पढ़ाया, और मैंने कहा था लैंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इट हैज रूल पैटर्न, पैरोल इज द रिजल्ट। और आपको याद होगा मैंने जॉनी लीवर की एक मूवी का फनी सीन लिया था, याद है दोस्तों? ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच, याद है जब मैंने कहा था
किसी की मदर की डेथ होती है और वो लड़का जाता और बोलता है कि ये जो मदर की डेथ हुई है ये आपकी नहीं, मेरी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी। और उसको कॉपी करके उसका दूसरा दोस्त जाता है और जहाँ पे किसी की वाइफ की डेथ होती है और वो जाके कहता है रो मत, ये सिर्फ तुम्हारी वाइफ नहीं थी, ये मेरी भी वाइफ थी, ये इसकी भी वाइफ थी, ये उसकी भी वाइफ थी, पूरे गांव की वाइफ थी। और वहाँ उसकी धुलाई होती है। ये मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच का एग्जाम्पल होता है जब मैं पढ़ाता हूँ। लैंग जो है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर ये रहा, द फॉर्मल रूल्स एंड कन्वेंशंस टू ऑर्गेनाइज अ लैंग्वेज, दैट इज लैंग। पैरोल इज कि आपने कहां पे क्या बोला। मां हम सब बांट सकते हैं, मेरी मां, अगर कोई मेरा दोस्त कहेगा कि तुम्हारी मां मेरी भी मां है, अच्छा लगेगा, लेकिन बीवी एक प्राइवेट चीज है। और ये फेमिनिज्म का टॉपिक है, इसमें हम डिबेट अभी नहीं करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। बीवी प्राइवेट चीज नहीं है, समझाने के लिए बोला है। तो कोई अगर मेरा स्टूडेंट जो है किसी के फेमिनिस्ट सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए तो भैया थोड़ा इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए, फिर हम फेमिनिज्म में पढ़ेंगे। एंड आई एम अ फेमिनिस्ट। फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल स्टेला ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच, चेक माय लेक्चर अगेन। फिलिप सिडनी खोलो। कितनी बार कहा है कि एस्ट्रोफेल स्टेला वगैरह की टाइमिंग्स पेपर में आती रहती हैं, इसलिए आपको क्लियरली बोला था टाइमिंग्स पे काम करो, याद करके जाओ। मैंने भी इसको क्रॉस चेक कर लिया यहाँ पे बहुत अच्छे से। ये 1591 का है, प्रिंटेड बाय, क्योंकि अब जब चेक करूंगा तो कुछ ज्यादा ही बताऊंगा। प्रिंटेड बाय थॉमस न्यूमैन। न्यूमैन इसका प्रिंटर था, इसने प्रिंट किया था, क्योंकि 1591 का है और साथ में थॉमस न्यूमैन ने इसको प्रिंट किया है, तो याद रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान रखना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं आंध्र प्रदेश सेट में क्या क्वेश्चन था। आंध्र प्रदेश सेट का जो क्वेश्चन था उसमें टोबियस स्मॉलेट का उन्होंने प्रोफेशन पूछा था, तो ये भी नोट कर लो। टोबियस स्मॉलेट जो था ये सर्जन था, नेवी में सर्जन, नेवल सर्जन बोल सकते हैं हम इसको, तो नेवल सर्जन था। और जो इसका फेमस वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ रॉडरिक रैंडम 1748 का है, ये राइट आंसर है। यहां पे इसने अपना एक्सपीरियंस भी यूज किया है नेवल सर्जन का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो आपके लिए डायरेक्ट 1748 है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा है। Which of the following explains exploratory research? तो यहां पे मैं पहले एक चीज बोल देता हूं ये पेपर 1 टॉपिक भी डाल रखे हैं इन्होंने आपके लिए। सबसे बड़ी चीज है, आपका पेपर देख के मैंने अपने असिस्टेंट से एक बात बोली, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना वही पास करेगा। और ये कोई मार्केट गाइड बुक से, 3-4 किताबों से, डेविड डेचिजिया, विलियम जे लॉन्ग, या मेरे पास एमएच अब्राहम है, मेरे पास पीटर बेरियर सर, मेरे पास श्रीनिवास अयंगर है, एमके नायक है, इनसे इस पेपर में आप मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ठीक करोगे। 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप घूम जाओगे। ये पैटर्न गलत है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि पढ़ाते वो ABCD हैं, पूछते हैं वो लिंग्विस्टिक्स। तो पेपर आपका पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही डाल रखा है, बहुत फालतू का पेपर है। अब देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने सिर्फ अपनी स्टडी करी, अपना रिसर्च करा, और मेरे हिसाब से आंसर डी है। तो आप इसमें देख लेना, आपके सजेशंस भी मैं कमेंट्स में पढ़ लूंगा, क्योंकि देखो ये मेरा फील्ड नहीं है। रिसर्च पेपर 1 में ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, मैंने अपनी स्टडी करी है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी है, बाकी जैसा आप बताओगे हम वो भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये भी आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि विनीत सर ये अच्छी चीज है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप क्लियरली बोलते हैं, झूठा शो ऑफ नहीं करते। कोशिश जरूर करता हूं आंसर करने की, बट हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ जगह पे कॉन्फिडेंट हो। चलो यहां पे आते हैं, टेक्निक, पोइटिकल प्रोज किस में यूज हुआ है? हु एम्प्लॉयड अ टेक्निक अ पोइटिकल प्रोज। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पोइटिकल प्रोज की टेक्निक किस में यूज हुई है, लेकिन कर क्या रहा है ये आपको बुक का नाम दे रहा है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। किसने टेक्निक यूज की? पोइटिकल प्रोज की। अगर आपको नहीं पता है पोइटिकल प्रोज, दोबारा से बताता हूं, वर्ड्सवर्थ ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, पोइट्री लैंग्वेज को इतना आसान लिखा जाए कि उसे प्रोजी पोएम या पोइटिकल प्रोज बोला जाए। वो स्टाइल यूज की है हमारे पास एक राइटर है जो रोमांटिक नॉवेलिस्ट भी है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अब सपोज करो आपको तो नहीं पता है पोइटिकल प्रोज किसने लिखा है, ये तो पता है ना कि बुक किसकी है। आपका आंसर ये रहा, थॉमस डिक्वेंसी। मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं इस बंदे के, ये बंदा पढ़ के जाना एग्जाम में। नेट में भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5-6 एग्जाम में, तो ये छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है, अब देखो
ये जो नॉवल है नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता है, ये बहुत ही रेयर चीज है, कोई ज्यादातर पढ़ता नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने बहुत पहले अपनी स्टडीज में इसको याद किया हुआ था, तो बारबरा पिम सिंपल आंसर है। लेट्स सी मेरे पास इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ बताने के लिए है तो ठीक है, नोट कीजिए 1980 का है, बारबरा पिम का है और लास्ट नॉवेल बोला जाता है। 1980 का है, बारबरा पिम का लास्ट नॉवेल है, और बारबरा पिम एक अंडररेटेड राइटर थी। फिलिप लार्किन ने बारबरा पिम को फेमस करवाया था। शी वॉज सेलेक्टेड एज द मोस्ट अंडररेटेड डिजर्विंग ऑथर। तो फिलिप लार्किन की वजह से बारबरा पिम फेमस हुई थी। अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे जून का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैं बारबरा पिम को बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। और अगर मुझे जेआरएफ ही करना है और मुझे किसी को पढ़ाने से मतलब नहीं, अपनी तैयारी, तो मैं ये एलन पेटर कौन है, मारिया पूजो कौन है, केट पुलिंगर कौन है, इनको भी पढ़ के जाऊंगा। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए तो कमेंट में बताना। चलो ऑफलाइन बैच याद करो, जेजुरी पोइट्री पढ़ाई थी मैंने आपको बहुत डिटेल में। ऑनलाइन बैच इंडियन लिटरेचर याद करो। एन ओल्ड वुमन, मैंने आपको ओल्ड वुमन की कहानी बताई थी, मंदिर के बाहर बैगिंग कर रही है। बस के बारे में बताया था मैंने आपको मैंने बस भी पढ़ाई थी। चैतन्य नाम की पोइट्री भी पढ़ाई थी। जी हाँ, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है या पोइट्रीज को डेप्थ में पढ़ाते हैं याद करो। सरकारी बस का जो मैंने नरेशन दिया था, बस वाला। अरुण कोलातकर, जेजुरी पोएम कलेक्शन, 31 पोइट्री है इस कलेक्शन में, 31 पोइट्री। लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास और इसके लिए आपके लिए। 1976 का पब्लिकेशन है, 31 पोइट्री मोस्टली सेट इन साउथ इंडिया। 31 पोइट्री मोस्टली सेट इन साउथ इंडिया 1976। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इन द फ्रेज, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने आपके लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर से डाले। इनफैक्ट लिंग्विस्टिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं। अ कप ऑफ मिल्क, द रिलेशन बिटवीन कप एंड मिल्क इज। अब ये पैराडिग्मेटिक है, ल्यूसिड है, सिंटैग्मेटिक है या कोजेंट है? तो पहले सबसे पहले सवाल आता है कि हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो पैराडिग्मेटिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर या सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ये सब टेक्निकली या तो सोशियोरियन लिंग्विस्टिक का पार्ट है, या आप कह सकते हैं इसको कि सर हम इसे स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे एक रिलेशन देखना है। आपको ये देखना है कि कप ऑफ मिल्क, बिटवीन कप एंड मिल्क क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है। और यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, जो है यहाँ पे मैंने ढूंढा था इसको काफी, क्योंकि मुझे था मैं सही आंसर दो, तो ये सॉश्योर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। दोनों के बीच में एक बॉन्ड मेंटेन किया जा रहा है, कप और मिल्क का। तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक बॉन्ड मेंटेन किया जा रहा है, दैट इज सिंटैग्मेटिक स्ट्रक्चर। तो आपका ये डायरेक्ट आंसर है। फिर भी अगर आपकी कोई ओपिनियंस है मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी? अब दोस्तों डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है? थॉमस ऑटवे ने 1680 में ऑर्फन लिखा था, नोट कर लेना। थॉमस ऑटवे ने 1680 में ऑर्फन लिखा था। ऑर्फन का सब टाइटल भी था एक द अनहैप्पी मैरिज। तो उसमें लाइक कैरेक्टर्स हैं कैस्टेलियो, लेडी मोनीमिया, अकास्टो, पॉलिडोर, एक लड़की होती है और कुछ इश्यूज होते हैं दो भाइयों के बीच में। तो घर की ट्रेजेडी थी, यानी कि घर की कहानी। व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी? डोमेस्टिक ट्रेजेडी में दो राजा नहीं लड़ाई लड़ते हैं। डोमेस्टिक ट्रेजेडी में मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ बुआ सब आपस में ही लड़ रहे होते हैं। अब देखो यहाँ कौन सी कहानी घर की है। तो पहली चीज आपने कैटो शायद पढ़ा हो, नियो क्लासिकल ट्रेजेडी है, लेकिन ये आंसर नहीं है। घर की कहानी, भाई बहन की कहानी याद करो, डचेस ऑफ माल्फी। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन बैच पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। डचेस ऑफ माल्फी, दो भाई होते हैं, फर्डिनेंड, कार्डिनल, बहन को शादी करने नहीं देना चाहते हैं, डचेस को मना होता है शादी करने के लिए। डचेस फॉल्स इन लव विद एंटोनियो, देन दे सेंड अ किलर, बोसोला, बोसोला किल्स द लवर हस्बैंड, बोसोला किल्स बोथ ऑफ देम। यंगर ब्रदर इज रियली ब्रूटल टू द गर्ल। नेट का क्वेश्चन है कि जो छोटा भाई है वो बहन पे ज्यादा गुस्सा क्यों निकालता है, फर्डिनेंड। और कहां पे ये कोटेशन आता है, कवर हर फेस, शी माइन आइज डेजल, शी डाइड यंग। जितने स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ना चाहते हैं आपका स्वागत है। ऑनलाइन बैच, गूगल ड्राइव कोर्स, ऑफलाइन बैच। अगर आप भी चाहते हो कि सर हम ये भी सब पढ़ के बैठे हैं, हमें भी पता हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैटो को मैंने आपको बताया था बेस्ट नियो क्लासिकल ट्रेजेडी मानी जाती है, पर यहां पे इसका आंसर डचेस ऑफ माल्फी है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म किसके आइडियाज से रिलेटेड है? अब देखो ध्यान से, अगर आपने लिटरेरी थ्योरीज को पढ़ा हुआ है,
स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है। अब यहां पे ऑप्शन देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स नहीं, क्योंकि मार्क्स का तो जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड मार्क्सिज्म। ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको, डायलेक्टिकल मेटलिज्म क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन क्या है, वल्गर मार्क्सिज्म क्या है, रिफिकेशन क्या है, बेस सुपरस्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है, ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है मैंने। अब ध्यान से देखो, टी.एस. इलियट हाँ मेंबर है, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म का मेंबर है, अर्ली लिटरेरी थ्योरी का मेंबर है, लेमन स्क्वीजिंग बोला था न्यू क्रिटिसिज्म को। फर्डिनेंड द सॉश्योर, यस, सॉश्योर और फ्रॉइड। अब देखो क्या है, फ्रॉइड डील करता है माइंड से, साइकोलॉजी से, साइको एनालिसिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। एक आदमी ऐसा है जो स्ट्रक्चरलिज्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आपने क्लास में थ्योरी में हल्का सा दिमाग लगाया है, आपका डायरेक्ट आंसर होगा फर्डिनेंड द सॉश्योर, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉश्योरियन लिंग्विस्टिक इज द बेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखो क्या कह रहा है, 1954 क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरेनर, ये बड़ा बेकार क्वेश्चन था और क्या बोलूं मैं आपको, एक्सेप्टेड एज एन इंडियन सिटीजन। यार ये बड़ा बेकार क्वेश्चन था, क्योंकि ये कोई मेन सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। एक होता है कैनोनिकल, एक ना बहुत ही रिक्वायर्ड सिलेबस होता है, पढ़ना चाहिए। कौन, अब पता है आप लोग सोचते हैं ना कि अरे सर कोचिंग क्लासेस के लिए बोलते रहते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ कोचिंग के लिए, क्योंकि आपका समय बीत रहा है, 2 साल 3 साल फेल होने के बाद रियलाइज होगा कि यार काश मैंने कोचिंग की होती। फर्क क्या है, मैं मानता हूं आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत आती है पैसे की। अमीर आदमी तुरंत बच्चा अपना पढ़ने भेज देता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो चेकबुक लेके आते हैं, हाँ जी सर बोलो कितनी फीस है, दोबारा पूछते ही नहीं है। और फिर ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कई बार मेहनत मजदूरी करके ज़मीन बेच के उधार लेके आते हैं। पर दोनों सिचुएशन में रेस है, और कोई नहीं देखेगा कि तुम गरीब थे या मम्मी पापा गरीब थे, सब देखते हैं सक्सेस। चढ़ता सूरज देखा जाता है, डूबता सूरज कोई नहीं देखता। अब देखो यहां बताओ कौन सी बुक में मिलेगा ये, द फर्स्ट फॉरेनर टू बी एक्सेप्टेड एज एन इंडियन सिटीजन, दिस इज द राइट आंसर। मुझे भी नहीं पता था, 10 बार नेट करके बैठा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 3 साल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा के बैठा हूं, 10 बार नेट, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं, ऑनलाइन बैच पढ़ाता हूं। मैंने इस आदमी का नाम नहीं सुना, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लिटरेचर का पार्ट ही नहीं है ना। कल को पूछेंगे फर्स्ट इंडियन हवाई जहाज में बैठने वाला, फर्स्ट इंडियन विदेश में घूमने वाला, फर्स्ट इंडियन मेक माई ट्रिप पे जाने वाला, ये क्या क्वेश्चन है? चलो बट स्टिल, चलो मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरी ड्यूटी है। अब देखो इस, और यही बेनिफिट भी है कोचिंग का, क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे वो चीज़ें। मेरे पास एटलीस्ट इस समय 7-8 पेंडिंग पेपर पड़े हैं टेबल पे, तो लिखो, नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर टू इंडियन गवर्नमेंट, ये पद्म भूषण विनर है, ही इज अ विनर ऑफ पद्म भूषण। और क्या करते थे ये, इंडियन एडवाइजर थे ये, तो ये एडवाइज करते थे, एंथ्रोपोलॉजिकल इंडियन एडवाइजर। और ये क्या करते थे, इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइजरी देते थे। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्यों आया है आदमी पेपर के अंदर, और ये 2 नंबर जो चले जाएंगे सबके, वो बच्चे जो 2 नंबर से फेल होंगे उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी गलती क्या है। तो इस राइटर को इस वजह से भी पूछा गया है। अब देखो क्यों पूछा गया, लिख लो यहां पे, इसने लिखा है ऑटोबायोग्राफी, इसकी ऑटोबायोग्राफी है द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वैरियर एल्विन, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ, इसका नाम लिख दो आगे, वैरियर एल्विन, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वैरियर एल्विन, 1965 साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, 1965 साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर। ये आदमी पूछा इन्होंने, तो अब समझदार आदमी क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, और ये तो है ही है, जे.जी. फ्रेजर तो वैसे ही पढ़ना है, द ग्रीक मिथ बहुत फेमस वर्क है, वाइट गॉडेस वगैरह से बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हुए इन्होंने क्योंकि रॉबर्ट ग्रेव्स, जे.जी. फ्रेजर, ये लोग बहुत सारे मिथ्स पे काम करते थे। जे.जी. फ्रेजर का द गोल्डन बो, फिर वाइट मिथ, ग्रीक गॉडेस वगैरह जो रॉबर्ट उसके हैं ग्रेव्स के, दीज राइटर्स वो वर्किंग टुगेदर। तो ये फॉरेनर राइटर है बाहर का, ये दोनों आप चेक कर लो, एंड दिस इज द डिटेल दैट आई हैव गिवन इट टू यू। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, चूंकि समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको तीसरे वीडियो का वेट करना पड़े सॉल्यूशन के लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। ओके चलिए थोड़ा सा उसको और बड़ा करते हैं। रेमंड विलियम्स, ठीक है, किससे रिलेटेड है, कल्चर स्टडी से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी का फेमस वर्क भी था, और उन्होंने बात की थी बहुत सारे चेंजेस की, सिटी लाइफ की, विलेज लाइफ की।
इन्होंने 5 वर्ड की स्टडी करवाई थी और ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ये ऑफलाइन बैच के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। 5 कीवर्ड्स चूज किए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी आप कोई सोशल स्ट्रक्चर स्टडी करते हो या कल्चरल सोशल चेंजेस स्टडी करते हो, ये 5 वर्ड आपके लिए हमेशा आएंगे। ये 5 कीवर्ड्स हैं, इसे थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स बोला जाता है। थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स का ये डायरेक्ट आंसर है आपका। इसमें मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास कुछ और भी आपको ऐड करवाना है तो क्वेश्चन नंबर 49। नहीं, इसमें और कुछ ऐड नहीं करवाना है, सिर्फ इसको ये बोला जाता है थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स। तो अब आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स। जो बच्चे ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में देख रहे हैं, इसका होमवर्क का जो जिम्मेदारी मैंने ले ली है। आपको एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स। मैंने अपने पेंडिंग वर्क में साफ साफ लिखा है थ्योरी ऑफ 5 कीवर्ड्स, तो मैं इसको डेडिकेटेड लेक्चर दे दूंगा। आई एक्सप्लेन दिस टू यू, इंडस्ट्री का रोल, डेमोक्रेसी का रोल, क्लास स्ट्रक्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये आई विल गिव यू अ प्रॉपर लेक्चर ऑन दिस थिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 हो गई हमारी, अर्धशतक हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने कई बार पढ़ाया है। एक भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि सर ये नहीं पढ़ाया आपने। सिमुलेशन सिमुलेक्रा, याद है? फोटो की इमेज क्लास में आपको बोलता था कि आप जो मेरी आंखों में दिख रहे हो वो सिमुलेशन और सिमुलेक्रा का एग्जांपल है। कॉपी, फर्स्ट कॉपी और थाउजेंड्स ऑफ कॉपी अरेंज टुगेदर बिकम सिमुलेशन। वीडियो जो है सिमुलेशन है। याद करो, आपको मैंने कल्चर स्टडीज के अंदर हाइपर रियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये जीन बॉड्रिलार्ड का है। ये आंसर जो यहां पे होगा दिस मैन। और जो फ्री पीवाईक्यू करवाए थे मैंने पिछले नेट एग्जाम से पहले पब्लिकली फ्री यूट्यूब पे, उसमें भी मैंने ये कई बार पढ़ाया क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है या इस तरह की चीज़ें नहीं पता है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, कल्चर स्टडीज़ के पार्ट है। हाँ, नॉर्मली ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हैं उनको सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र सेट के अकॉर्डिंग तो पेपर टफ है। ये नेट का लेवल डाला है इन्होंने आपके पेपर में, बट दोस्तों आपको पता ही है कि नेट का सिलेबस सेम है। अब ये देखिए, ये बड़ा जोरदार क्वेश्चन था। ऑल साउंड्स ऑफ इंग्लिश आर आर्टिकुलेटेड बाय। सी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक्स वगैरह साउंड स्टडीज को बड़ा डिटेल में डाल दिया है। अब इंग्रेसिव एयर स्ट्रीम, वो भी पुलोमोनिक, फिर पुलमोनिक एग्रेसिव, इंग्रेसिव एग्रेसिव का डिफरेंस, फिर ग्लोटल एयर स्ट्रीम, पैलेटल एयर स्ट्रीम, ये क्या है? तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर स्ट्रीम, द थ्योरी ऑफ एयर स्ट्रीम, इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें मैं सारी चीजें समझाऊंगा। करेंटली यहां पे जो आंसर है इसका, ये पुलमोनिक एग्रेसिव मैकेनिज्म है। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे भी देता हूं साथ में, इसमें उन्होंने जो आंसर दिया इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का पार्ट है और इसमें जो मैक्सिमम साउंड्स है, मैक्सिमम साउंड्स वो यहां से आते हैं। उसके बाद जो 16% साउंड है वो यहां से आता है, 16%, 13% साउंड यहां से आता है, यानी वॉवल, कॉन्सोनेंट, थिंग्स एंड ऑल। खैर, मैंने अपनी स्टडी कर ली है, अपनी डिटेल कर ली है। आपको डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर स्ट्रीम इन लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए साथ में यहां पे इसका आंसर भी आपको मिल गया है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 52 है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। विच ईयर डिड पार्लियामेंट ब्रिटिश? जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फालतू का क्वेश्चन है। काफी देर मुझे लगी इसका आंसर ढूंढने में, 10-15 मिनट, लेकिन सारे आंसर्स घूम फिर के सिर्फ एक ही जगह आ रहे थे बार बार, द ग्रेट रिफॉर्म बिल। सी, विक्टोरियन रिफॉर्म बिल तो मैं पढ़ाता हूँ, ये ठीक है, द ग्रेट रिफॉर्म बिल मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। तो कोई भी समझदार टीचर जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा नेट जेआरएफ का, वो पढ़ाएगा। पर इस पर्टिकुलर चीज में जो आ रहा था ब्रिटिश ड्रामा और रिफॉर्म बिल ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा रिफॉर्म बिल मैंने काफी ढूंढा, बार बार 1832 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसको मुझे और डेप्थ में जाके पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हो और ड्रामा वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसी ईयर में ड्रामा के लिए भी आए हों। अब क्या मेरे पास कुछ फन फैक्ट है आपके लिए नोट करवाने के लिए? तो जी हाँ, एक आंसर तो इसका आप 1832 ही नोट करो, बट एक चीज और भी है, कहां से पढ़ोगे ये सब चीजें? ये तो बहुत मुश्किल बना रखा है पेपर इन्होंने। अब देखो इसमें क्या पॉइंट है मेरे पास आपके लिए। इसमें आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, जो इंडियन थिएटर एक्ट है वो 1876 में आया है, यानी आने वाले नेट एग्जाम के लिए एक पॉइंट नोट कर लो। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, डीपीए एक्ट बोलते हैं इसको, डीपीए एक्ट, डीपीए एक्ट। कोई पूछे ना कहां से पढ़ा तो बोलना विनीत सर ने पढ़ाया। डीपीए एक्ट 1876 ये आया था 1876 में।
व्हाट इज डीपीए एक्ट? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन इंडिया, डीपीए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन इंडिया 1876। वॉइस रॉय कौन था? नॉर्थ ब्रूक, मिस्टर नॉर्थ ब्रूक जो थे वो वॉइस रॉय थे, नॉर्थ ब्रूक, ये वॉइस रॉय थे। इनके दबदबा और इनके समय के अंदर इन्होंने बड़ा कोशिश किया कि कंट्रोल किया जाए इंडियन थिएटर्स को। इंडियन थिएटर्स क्रांति की बात करते थे, रेबल की बात करते थे, तो इन्होंने एक दिमाग क्या लगाया कि कंट्रोल करना है तो रूल बनाया जाए कि एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये नेट का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके नेट एग्जाम के लिए, आपके महाराष्ट्र सेट के लिए, मध्य प्रदेश सेट एग्जाम आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम अभी हुआ है, तमिलनाडु सेट इज इन द लाइन, फिर अभी जो और हिमाचल सेट है 28 अप्रैल के आसपास आने वाला है। तो ये चेक कर लो दोस्तों, ऐसे ही टॉप करोगे, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 53 पे, फिर से रिसर्च का टॉपिक है। और अभी आपको मैंने बोला था कि रिसर्च के टॉपिक पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि मन नहीं करता रिसर्च टॉपिक पढ़ने का, बोर हो जाता हूँ मैं। तो इसका आंसर लिख लो, सिकनेस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सिकनेस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज द आंसर। आप अपने सजेशंस जरूर देना, मैं उसको ध्यान से सुनने की और पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज है, इसमें कौन सी रिसर्च होती है? एक ऐसी रिसर्च जिसमें जो टारगेट है वो क्लियर नहीं है, तो काइंड ऑफ ऑब्सक्योर जो टॉपिक्स होते हैं, ऑब्सक्योर, उसको रिसर्च किया जाता है। मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वेयर अ प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर एंड दैट इज बीइंग रिसर्च। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर है। फिर भी आप भी स्कॉलर्स हो, आप भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो करेक्ट मी, आप मुझे कमेंट में बताना। वो कमेंट जो है हम बच्चों के लिए लाइक कर देंगे, आप सभी उसको देख सकेंगे। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में पढ़ाया था जोनाथन स्विफ्ट, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी गूगल ड्राइव पे क्लास ली है, तो बहुत ही आसान है ये। बैटल ऑफ द बुक्स क्या है? क्या ये एसे है, नॉवेल है, ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, नॉवेल, और नॉवेल तो नहीं है। अब क्या एसे है या सटायर है? देखिए, बुक लेंथ है ये, तो एक छोटा एसे तो नहीं है, तो बेस्ट आंसर है ये प्रोज सटायर है। जितने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चों याद करो, आपको बताया था मैंने, इसका एक कजिन था विलियम टेम्पल, कजिन की लोगों ने इंसल्ट कर दी, तो इसने कजिन को डिफेंड किया, और डिफेंड करने के लिए आपको याद होगा जो ऑफलाइन और गूगल ड्राइव के बच्चे हैं, कि मैं ऐसे आपको एक बोर्ड पे एक इमेज भी बनाता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, वो ऐसे कंधे पे खड़ा है। ये बैटल ऑफ द बुक्स के वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से है, पेपर में आ चुका है। इनमें से एंशियंट बुक्स कौन सी हैं, मॉडर्न बुक्स कौन सी हैं, किस लाइब्रेरी में जाके डिबेट होती है, किंग्स लाइब्रेरी लंदन, तो और बी एंड द स्पाइडर एपिसोड क्या है, यानी आपको सारी डिटेल पढ़ा चुका हूं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। और ये भी देखना, कमेंट में बताना कि बड़ा आदमी कौन है, छोटा आदमी कौन है। और मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ये दोनों आदमी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 55। अब ऐसे ही सारे आपको नेट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा ऑन द बोर्ड, सारे जो सेट के, नेट के, CUT PC के, PhD एंट्रेंसेस के, उड़ीसा SSB के, सब के पेपर। फॉर द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, मीनिंग कहां से आता है? अब देखो क्या कह रहा है, जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी वाले हैं उनके लिए मीनिंग कहां से आता है? अब ध्यान से देखो, पहले तो जो डीकंस्ट्रक्शन मुझसे पढ़ चुके हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, लोगोसेंट्रिक, फोनोसेंट्रिक, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, इरेचर, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपोरिया, फिर हमने पढ़ाया था आपको सप्लीमेंट, और फिर लास्ट में पढ़ाया था ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर। ऐसी बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई थी डीकंस्ट्रक्शन में। देखो क्या है, इंटरप्ले तो है वर्ड्स का, ये तो देखो 100% है, लेकिन क्या, कौन से वर्ड नॉट यूज्ड? इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स तो है, कौन से वर्ड्स यूज्ड? फ्री प्ले ऑफ द वर्ड्स यूज्ड, या द इंटरप्ले ऑफ द वर्ड्स यूज्ड एंड नॉट यूज्ड? द फाइनल आंसर इज, याद करो, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस, द मीनिंग विच इज प्रेजेंट बट इन एब्सेंट फॉर्म, द वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड। डीकंस्ट्रक्शन कहता है जो मीनिंग दिख रहा है वो तो है ही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी है। आसान तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में भगवान का एग्जांपल लेके, कि क्या क्लास में भगवान है या नहीं है, राइट? तो यहां पे देखो, इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स सब में कॉमन है, लेकिन वो यूज्ड भी है और नॉट यूज्ड भी है। डीकंस्ट्रक्शन कहता है दोनों से मीनिंग निकालो। टेक्स्ट इज अ गैस, याद करो मेरा चैप्टर डीकंस्ट्रक्शन ओपनिंग लाइंस, टेक्स्ट इज अ गैस मींस फ्री इंटरप्ले होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने लिटरेरी थ्योरी वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझी हुई हैं उनके लिए बड़ा आसान था ये। बाकी जो बच्चे क्लासेस में नहीं हैं, आप अपने सोर्सेज पे काम करो, देखो कोई आपको डीकंस्ट्रक्शन अगर पढ़ा रहा है तो, और जो पढ़ा रहा है उसे खुद पता है। ऐसा ना हो पीटर बेरी की अंग्रेजी रट्टा मार के 15 मिनट अंग्रेजी में बोल दे और आपको भी समझ नहीं आया और उसको भी समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ाया। बहुत आसान है। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आजकल तो पॉलिटिक्स में चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू जिनकी वजह से इंडिया की तरक्की नहीं हुई है,
लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाईली सेलिब्रेटेड, ठीक है, एंड अ बिग मैन। देखो यहां पे ये बंदा जेल में था, जेल में भी ही वॉज राइटिंग लेटर्स टू हिज डॉटर, ही वॉज एजुकेटिंग हिज डॉटर। जी हाँ दोस्तों, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ लेटर है जिसे कहा जाता है लेटर्स टू डॉटर, इसे लेटर्स टू डॉटर भी बोला जाता है। अब उनकी डॉटर हम सब जानते हैं कौन है, इंदिरा गांधी यानी प्रियदर्शनी। तो अगर आपको यह भी पूछा जा सकता है पेपर में विदाउट टेकिंग नेम इंदिरा गांधी, वो लेटर टू प्रियदर्शनी करके भी पूछ सकते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी भी था और जेल से उन्होंने लेटर्स लिखे थे। आई थिंक मेरे पास कुछ पॉइंट भी है लिखवाने के लिए। टाइमिंग है 1934, ये 1934 के लेटर्स हैं और ये बहुत ही हाईली सेलिब्रेटेड स्कॉलर्स में से एक है। नेहरू जी ने इंडिया को तब संभाला था जब इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में था कि दाएं जाए या बाएं जाए कुछ पता ही नहीं था। और आप जानते हैं गिरीश कर्नाड ने फेमस बुक तुगलक में नेहरू इरा की तारीफ की है, चाचा नेहरू। बहुत से लोग इनको बदनाम करने के लिए इनकी फोटोज लगा देते हैं एडविना माउंटबेटन के साथ, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये आप सब देख लो। और एंड आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आना चाहिए पेपर में, नेट के लेवल का क्वेश्चन है। कास्ट हायरार्की, जातिवाद, जेंडर हायरार्की, पुरुष प्रधान समाज, राइट, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। किसी ने स्टडी किया कि जो ब्राह्मण का जो सोशल ऑर्डर है इसमें ज्यादा जातिवादी सिस्टम इन्वॉल्व है, ज्यादा पुरुष प्रधान कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब सवाल आता है किसने स्टडी किया, ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया, टर्म किसने डेवलप किया, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप एज यूज्ड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियन उमा चक्रवर्ती। तो ऐसे दो राइटर हैं, उमा परमेश्वरम, उमा चक्रवर्ती, जिनको आपको जरूर पढ़ना है। अब इसका दोस्तों सीधा डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो जो मेरे साथ बच्चे पढ़ेंगे क्लासेस में उनको ये पता होगा कि जो टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी, ये फोर्थ वेव फेमिनिस्ट का टर्म है, लेटेस्ट फेमिनिस्ट टर्म है, तो इसका मतलब इनका नहीं है। स्ट्रक्चर्ड सेक्सुअलिटी जिसके बारे में बात की जाती है, केट मिलेट ने आइडिया डेवलप किया, तो इनका नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट शुलमित फायरस्टोन ने डेवलप किया था, इनका नहीं है। तो मुझे तो ऐसे भी आंसर पता है, लेकिन बात देखो क्या हो रही है, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आसान आंसर दिखाते हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, ये रहा आपका डायरेक्ट आंसर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सही लगाया होगा क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण्स को ब्राह्मण से जोड़ दिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये गलत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 57 आंसर सही है। अब हमारे पास क्या पॉइंट है आपके लिए, वो नोट करवाते हैं। लिखिए, उमा चक्रवर्ती जी की फेमस बुक का नाम है जेंडरिंग कास्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेंस। इनकी फेमस बुक का नाम है जेंडरिंग कास्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेंस। जेंडरिंग कास्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेंस 2002। फेमिनिस्ट लेंस से चेसिंग जेंडरिंग कास्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेंस 2002। ये अभी जेएनयू में एक डिबेट हुई थी, वहां पे हाईलाइटेड था ये। दूसरा वर्क जो इनका है वो भी आप लिख लो, रीराइटिंग हिस्ट्री। दूसरा वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टर्म है, ये टर्म ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जो है ये उसी में आती है। तो जो दूसरा वर्क है हमारे पास, दूसरा वर्क है रीराइटिंग हिस्ट्री। और रीराइटिंग हिस्ट्री के बारे में आप लिख लो पूरा नाम, रीराइटिंग हिस्ट्री, पूरा टाइटल है द लाइफ एंड टाइम ऑफ पंडिता रमाबाई। 1998 का वर्क है, द लाइफ एंड टाइम ऑफ अ फीमेल पंडित, पंडिता रमाबाई। हर नेम इज रमा बाई। नाम याद कर लो दोस्तों, नेट के पेपर में आने के चांसेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडिता रमाबाई वाला आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, तो वीडियो आगे पीछे कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 58। पीएम नॉट प्रधानमंत्री नित्यानंदन फेमस नॉवेल लॉन्ग डे। दोस्तों ये कैंपस नॉवेल है, ये बहुत पहले मैंने इसके अंदर डीयू में एक सेमिनार में अटेंड किया था, तो इसका डायरेक्ट आंसर है, बट फिर भी आपके लिए मैंने इसका एक नाम नोट किया, वो नाम नोट कर लो, पेरम पिलाय, PERUM, पेरम पिलावी,
पैरम पिलावी, PILAVI, पैरम पिलावी। एंड M मीन्स माधव मेनन, माधव मेनन। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कल मैंने राइटर पढ़ाई थी बामा, क्लास के अंदर बामा पढ़ाया था। बामा का फेमस वर्क है कारुकू, फर्स्ट रोमन कैथोलिक दलित फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उनका बड़ा नाम कुछ और है, तो फॉस्टिना जोसेफ ऐसा करके उनका नाम है। तो प्लीज रिमेंबर द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन, पेरम पिलावी। हमने इनके बारे में बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इनका जो नॉवल मैंने आपको बताया था, ये बहुत पहले इन सब चीज़ों को पढ़ा हुआ है मैंने, तो उसका डायरेक्ट आंसर है कैंपस नॉवल। और इनका मैंने आपको पूरा नाम बताया था उस वीडियो में, आपने लास्ट में देख लिया होगा। इनका पूरा नाम जो था पेरम पिलावी माधव मेनन नित्यानंदन। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था उसके अंदर कि ये देखिए पेपर बहुत टफ है, और इन्होंने जानबूझ के पेपर टफ बनाया है। बट वो हो सकता है कि आपसे बचने के लिए बोल देंगे कि देखो जी हमने तो आसान भी दिया है पेपर, और आसान पेपर यहाँ पे है। कैसे यहाँ पे है देखिए, वो बोलेंगे कि हमने यहाँ पे किया, ये लीजिए इसको उड़ा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको काम की चीज मिलेगी। हु इज द नैरेटर, तो नैरेटर पूछा उन्होंने यहाँ पे माई लास्ट डचेस का, और जो नैरेटर है यहाँ पे, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है, द ड्यूक फेरारा। मैंने आपको इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताया था। एक ड्यूक होता है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, एक मैसेंजर आता है, बोलता है कि हम चाहते हैं हमारी राजकुमारी साहब शादी करो। वो कहता है चलो तुम्हें पहले मैं पैलेस घुमाऊँ। एक दीवार दिखाता है, दीवार पे कहता है देखो मेरी लास्ट वाइफ, और पूरे नैरेशन में, ड्रामेटिक मोनोलॉग नैरेशन में खुद ही बताता है कि मैंने इसको मारा है, यानी वो खुद ही कंफर्म करता है कि मैं अपनी वाइफ का मर्डरर हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। मेरा प्रयास था मैं एक ही बार में पूरा वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस हुआ, तो अभी हम दोबारा से फ्लो में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं फेमिनिज्म के, मेरी कोई भी फेमिनिज्म की क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने इस राइटर को ना पढ़ाया हो और ये लाइन ना डिस्कस की हो। दिस इज बाय सिमोन डी बिवॉय, 1949 की किताब है। बुक का नाम है सेकेंड सेक्स। आप यहां पे लिख लो उसको, बुक का नाम है सेकेंड सेक्स। यहां पे वो बोलते हैं कि विमेन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स, यानी जब एक लड़की पैदा होती है तो पैदा होते ही लड़की नहीं होती है, समाज उसे एक महिला के सारे रोल्स, सारी जिम्मेदारियां, सारी मोरालिटीज, धार्मिक चीजें उसको जबरदस्ती बता बता के उसको लड़की बना देता है। यानी कि अ वुमन इज नॉट बॉर्न बट मेड। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कैनोनिकल टेक्स्ट है, क्योंकि विमेन के बारे में बोला जाता है कि विमेन इज नॉट अ जेंडर कंस्ट्रक्ट, इनफैक्ट अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ये राइटर्स नहीं पढ़े हुए आपने ये सब, तो ये आपका एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, हम ये सारे राइटर्स प्रॉपरली पढ़ाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट शुड द रिसर्चर्स प्राइमरली डू, एक रिसर्चर को प्राइमरली क्या करना चाहिए फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको दे दूंगा, मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। एज आई टोल्ड यू, रिसर्च से रिलेटेड मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकता। मेरा आंसर है रिव्यू द रेलेवेंट लिटरेचर। आप अपना आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निरासी चौधरी, निरासी चौधरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। अभी याद करो, इंडियन लिटरेचर याद करो, मेरी क्लासेस को याद करो। मैंने आपको पढ़ाया था अ ब्राउन मैन्स जर्नी थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन्होंने जो पासेस टू इंग्लैंड रेफरेंस था निरासी चौधरी का, सेम रेफरेंस के अंदर अपनी ही बुक में दोबारा से इन्होंने काम किया, और दोबारा से अपनी बुक में जब ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, द बेस्ट थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट इज हिज लाइफ इन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब दो चीजें हैं, मेमोरी या कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों तो नहीं है। अब मेमोरी या कंट्रीब्यूशन, तो ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट इनकी मेमोरी थी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में भी थे और फिर ये बांग्लादेश भी चले गए थे। इस बुक में इन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात की है। दिस इज द राइट आंसर। इनका जो फेमस वर्क है पैसेज टू इंग्लैंड, जिसका सब टाइटल है अ ब्राउन मैन जर्नी थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो भी इसी तरह की चीज से डील करता है। तो रीड दैट, उसको जरूर पढ़िएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। फर्स्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट टू एवर रिसीव द नोबेल अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, बट बच्चों ने गलती करी है। मेरे पास कमेंट्स में भी आया था, मेरे कई स्टूडेंट्स ने गलती कर दी। गलती ये थी कि कई बार क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है। जी हाँ, आपको लगा होगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो ट्रिकी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए
बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलेंगे सर इसमें सिनक्लेयर लेविस का आंसर ही नहीं है, तो पेपर तो गलत है सर, सिनक्लेयर लेविस क्यों नहीं है इसके अंदर? सिनक्लेयर लेविस को 1930 में नोबेल मिला था, तो सिनक्लेयर लेविस तो 1930 नोबेल अवार्ड है। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ड्रामेटिस्ट यूजीन ओनील इज द फर्स्ट पर्सन हु इज अ ड्रामेटिस्ट टू विन नोबेल अवार्ड 1936। तो वो सिर्फ अमेरिकन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, वो ड्रामेटिस्ट पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर सही है, ऑप्शन में सारे आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, ओके पोप से रिलेटेड है ना? जी हाँ दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पोप कौन सी लिटरेरी एज से था? गूगल ड्राइव बैच, ऑफलाइन बैच अभी पढ़ाया नियो क्लासिकल, बल्कि बताया भी था। अलेक्जेंडर पोप की डेथ 1744, जोनाथन स्विफ्ट की डेथ 1745। ये दोनों डेथ की वजह से बोला जाता है कि नियो क्लासिकल एज खत्म ही हो गई 1744-45 में। जी हाँ, अलेक्जेंडर पोप है नियो क्लासिकल एज से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो किसी को भी आता होगा, और अगर आपको ये नहीं आता था तो फिर आपको सीरियसली कोचिंग क्लासेस की बहुत जरूरत है, नहीं तो लाइफ टाइम ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। पढ़ते रहो, जानते रहो, सीखते रहो। अब क्वेश्चन आता है वॉवेल का। अब देखिए यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, ही इज टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश आर प्रोड्यूस विद। अब फर्स्ट थिंग अगेन इन्होंने लिंग्विस्टिक को बहुत ज्यादा सा टाइम दिया हुआ है। अब वॉवेल जो है इंग्लिश के वो ओपन अप्रोक्सीमेशन से आते हैं, क्लोज से आते हैं, कंप्लीट ऑरल या क्लोजर। मेन कंपटीशन होता है इन दोनों के बीच में, और जब इन दोनों का मैंने प्रॉपरली स्टडी किया तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 65 का वो ये है, ओपन अप्रोक्सीमेशन से आते हैं, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है, तो यहां पे नो फ्रिक्शन है, और ये आपका आंसर आएगा ओपन अप्रोक्सीमेशन। अब सवाल आता है कि सर चलो ठीक है, आंसर तो मिल गया, पढ़ना क्या है इसके लिए, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें? तो जो ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, बच्चों आपके लिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है, व्हाट इज डिग्री ऑफ स्ट्रिक्चर। आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, डिग्री ऑफ स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर ये, इसमें आपको ये सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा, नॉट टू वरी। आप अपने नेट के आने वाले एग्जाम के लिए ये सारी चीजें करके जाओगे। ये मेरे अपने पेंडिंग होमवर्क हैं आपके लिए, सो दैट जब आप एग्जाम में बैठो तो आप अनबीटेबल हो, आपके अगल बगल में कोई ना हो। क्वेश्चन नंबर 66, यूजीन ओनील क्लास में पढ़ाया, बड़ा आसान है ये। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड साइकोलॉजी, तीन चीजें, बड़ा आसान है ये। याद करो मेरा अमेरिका लिटरेचर यूजीन ओनील का लेक्चर, जिसमें मैंने एम्परर जोन्स की कहानी सुनाई है, जो कहता है कि मैं सिर्फ सिल्वर बुलेट से मरूंगा, लेकिन ट्राइबल्स जो है वो बुलेट बना लेते हैं, फिर वो भागता है भागता है भागता है, और भागते भागते लास्ट में खुद को गोली मार लेता है। कॉलोनाइजेशन प्लस साइकोलॉजिकल स्टडी। वाई? क्योंकि टेक्निकली उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा होता, वो खुद ही डर के मारे भागता है। एम्परर जोन्स, नेम ऑफ कैरेक्टर ब्रूटस जोन्स, हीरो का नाम है ब्रूटस जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पेपर में आना लाजमी था, बनता था, आना चाहिए था। इस बुक का पहला टाइटल था द सिल्वर बुलेट। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि इस बुक का पहला टाइटल क्या था, वो नोट कर लेना। बुक का पहला टाइटल था द सिल्वर बुलेट। अगला क्वेश्चन बहुत फ्री का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने क्लासेस में लेक्चर्स में प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखो आप बोल रहे हो कि सर बार बार कह रहे हैं क्लासेस, देखो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है कोचिंग का स्टूडेंट है, कॉलेज में तो पढ़ा नहीं रहा उस टाइम, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूँ। तो मेरा जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे अनजान बच्चे देखेंगे लेकिन बहुत सारे नोन बच्चे देखेंगे, करेंटली भी अभी लगभग 2000 के ऊपर गूगल ड्राइव के बच्चे हैं, तो मैं उन बच्चों से बात भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे उनको भी अगले एग्जाम के लिए तैयार करवाना है। जॉन कीट्स का लेक्चर देखो, चेक करो, नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब आपको पता है, मैंने बोल दिया, अरे सर ये तो जॉन कीट्स का लेक्चर है, आपने बोल दिया। 1817 में इसने अपने भाई को लेटर लिखा था, 1817 में अपने भाई को लेटर लिखा, लेटर में इसने बात की नेगेटिव कैपेबिलिटी की। अब वो क्या होती है, वो क्रिटिसिज्म का पार्ट है, लंबा लेक्चर है, आराम से देखेंगे। आंसर आपका ये रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। महात्मा गांधी जी सेड द मेकिंग टास्क ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन। महात्मा गांधी सेड टू द टास्क ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ एन इंग्लिश जेंटलमैन इन। इन्होंने अपने आप को कहां पे एक टास्क दिया कि मैं अपने आप को एक इंग्लिश जेंटलमैन बनाऊं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे दो चीजें हैं। ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही स्टडीड इन साउथ अफ्रीका, बट उसके अलावा ही वॉज रेगुलरली इन टच विद द स्कॉलर्स प्लस द वॉइस रॉय ऑफ बंगाल।
अब लंदन का क्या रेफरेंस है? गांधी जी वॉज इन्वाइटेड इन लंदन। रिमेंबर, आपको याद होगा विंस्टन चर्चिल ने अदनंगा फकीर कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा, साउथ अफ्रीका। बट फिर भी हम इसका वेट करेंगे कि वो लोग क्या फाइनल आंसर देते हैं, क्योंकि जो उसमें मैंने स्टडी किया था, मैंने जो कॉन्सेप्ट ढूंढा था, उसमें जो चीज़ मुझे समझ में आई वो यही थी कि साउथ अफ्रीका ही मेन था, क्योंकि साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। साउथ अफ्रीका इटसेल्फ वाज द कॉलोनी ऑफ पीपल फ्रॉम लंदन। तो ये डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, बट स्टिल आई विल वेट फॉर देयर आंसर। अब देखिए, स्कॉलिस्टिक, फैमिलियल, रिलीजियस, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल, इंफॉर्मेशन, न्यूज एटसेट्रा, इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, स्कॉलिस्टिक, फैमिलियल, रिलीजियस, publishing and distribution, cultural, information, news, etc. And their various associated institutions comprise in Althusser's philosophy, Althusser's ideology, ideological state apparatus. इसमें जो डायरेक्ट आंसर होगा आपका वो आएगा आइडियोलॉजिकल स्टेट। रिप्रेसिव स्टेट जो है वो भी आ सकता है, लेकिन रिप्रेसिव स्टेट प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगा। आइडियोलॉजिकल स्टेट में ये सब आता है, ये सारी चीजें इन पॉजिटिव अप्रोच, प्रॉपर आंसर आता है यहां पे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70। फ्रेंच फैनॉन बहुत ही फेमस वर्क है। फ्रेंच फैनॉन को सब जानते हैं, इज अ फेमस राइटर। इनकी बुक का नाम है रेस्ट ऑफ द अर्थ। फ्रेंच फैनॉन की जो रेस्ट ऑफ द अर्थ है इज अबाउट, अब देखो ऑप्शंस क्या है, वैसे तो रेस से रिलेटेड है, रेस इश्यूज हैं, ठीक है। उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, रिलेशन टू स्लेवरी एंड ऑल। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट कॉलोनियल्स। डायरेक्ट आंसर है। अगर आपने फ्रेंच फैनॉन, रेस्ट ऑफ द अर्थ कभी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं या आपको पता ही नहीं था कि ये भी पढ़ना है, तो इसका मतलब आपने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, थ्योरेटिकल स्टडीज़ ठीक से नहीं किया है। इन दैट सिचुएशन मैं फिर से बोलूँगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के, JNU के बच्चे हमारे यहाँ पे बहुत टिप्स पे करके घूमते हैं, ये सब उनके कोर्स वर्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? तो दोबारा से आपको पता है रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ना जाके आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा। टू एडवांस द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, टू एडवांस द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72, हु रोट द जंगल बुक? जो जंगल बुक है, पहली बात तो किसको नहीं पता होगा कि जंगल बुक जो है किसने लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, जंगल बुक मतलब मोगली, याद करो, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर शेर खान, बालू, बगीरा, मोगली, यस जी हाँ, दिस इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, द मोस्ट इंपीरियलिस्टिक राइटर। मेरे पास कुछ पॉइंट्स भी हैं इससे रिलेटेड आपके लिए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये 1894 की बुक है, सेट इन सियोनी मध्य प्रदेश। 1894 की जो बुक है, सेट इन सियोनी मध्य प्रदेश। सियोनी जो है मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है। अब अमेजॉन डिलीवरी आ रही है, वैसे अमेजॉन से मैंने कुछ दिन पहले एक मशीन मंगाई थी, बदले में उन्होंने मुझे नमक डिलीवर कर दिया था और बड़े चक्कर लगे मेरे। कितनी बार मैंने उसको रिटर्न डाला और जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहा है सर ये तो नमक आप दे रहे हो। मुझे उसको बोलना पड़ा, मैंने कहा यार मैं ये छोटी सी हरकत 1000 रुपये की चीज़ के लिए क्यों करूँगा। 3 बार मैंने रिटर्न लगाया है, मशीन के चक्कर में नमक आ रहा है। और फिर तीसरी बार जब मैंने अमेजोन को फाइनली वार्निंग दी, मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा और ये नमक की जो ओपनिंग है अनबॉक्सिंग वहाँ कर दूंगा प्रॉपर्ली, तब जाके उन्होंने पैसे रिटर्न किया, उसको लेके गए हैं वो। एनीवे, बच के रहो उन सब चीज़ों से। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 73, सलमान रश्दी नॉवेल शेम। देखिए, शेम से क्वेश्चन आना लिटरेचर का पार्ट नहीं होता है, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड है ये। बट अगेन इसमें मैजिक रियलिज्म का रेफरेंस है, तो मैजिकल रियलिज्म का जो रेफरेंस है शेम, इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपका राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत आसान क्वेश्चन है, अमेरिका से है, अमेरिकन लिटरेचर से है। लाइलाक्स लॉस्ट इन डोरियार्ड ब्लूम, इसे लिंकन एलिजी भी कहते हैं, ग्रेट लिंकन एलिजी। ये अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी गई थी, वॉल्ट विटमैन के टाइम पे लिखी है, वॉल्ट विटमैन ने लिखवाई है। क्वेश्चन नंबर 74 का डिटेल में अगर मेरे पास कुछ पॉइंट है तो वो ये है, 1865 लिंकन डाइड बाय 1865। उस टाइम सब लोग बहुत दुखी थे, तो उन्होंने ये पोइट्री उस चीज़ पे लिखी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 75, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। क्वेश्चन ये है, अगेन साउंड्स, प्रोनाउंसिएशंस इससे रिलेटेड है। अ WH क्वेश्चन इन इंग्लिश इज स्पोकन वेल।
डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है दोस्तों कोई भी क्वेश्चन जिसमें वाई, हु, वेयर, whom ऐसे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में टोन कैसी होती है? मैंने पूछा वाई, हु, वेयर, तो राइजिंग टोन होती है। और यहीं पे हो गया ब्लंडर। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि ये राइजिंग टोन नहीं है, ये फॉलिंग टोन है। राइट आंसर फॉलिंग टोन होगा, इसको ध्यान रखना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिलेटेड साउंड्स, इंटोनेशन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 76, द राइटर हु डील्स विद द थिएटर ऑफ हिंदूज H.H. विल्सन। अब यहां पे मेरे पास आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, कुछ पॉइंट्स भी हैं। 76 में लिखेगा हिंदू थिएटर इन 1831। पहली बात तो आंसर ए है, ए सही है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज, हिंदू थिएटर, ये बुक है, हु इज द ऑथर, ये बुक का नाम है थिएटर ऑफ द हिंदू, ये ऑथर है। और ये पॉलिटिकली इश्यूज भी क्रिएट किए थे इसने, तो ये मैं अलग से पढ़ने वाला हूं। मैक्स म्यूलर ने भी कहा जाता है सनातन धर्म के खिलाफ बहुत सारे दुष्प्रचार किए थे, मैं वो भी अलग से पढ़ूंगा अपनी नॉलेज के लिए। अब यहां देखो हिंदू थिएटर ये किसने स्टार्ट किया था? सो हिंदू थिएटर जो है ये स्टार्ट हुआ था प्रसन्ना टैगोर ने 1831 में हिंदू थिएटर, ये फर्स्ट बंगाली थिएटर था। प्रसन्ना टैगोर इन्होंने स्टार्ट किया था, प्रसन्ना टैगोर ने, नोट कर लीजिएगा। इसके साथ इससे रिलेटेड ये चीज है, H.H. विल्सन जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में लाइब्रेरियन भी थे और टीचर भी थे। मिस्टर H.H. विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी में लाइब्रेरियन भी थे और टीचर भी थे, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये बहुत टफ क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये किसी बुक में सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको जानबूझ के परेशान करने के लिए दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 77 पे, मिथ क्रिटिसिज्म। फ्री का क्वेश्चन है, जितने मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं आर्केटाइप क्रिटिसिज्म का लेक्चर स्टार्ट करो। आर्केटाइप क्रिटिसिज्म खोलते ही मैं आपको 2 राइटर्स पढ़ाऊंगा, C.S. यंग एंड नॉर्थरॉप फ्राई। फिर थर्ड राइटर होगा मॉड बॉटकिन, जोसेफ कैम्बेल और अदर राइटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे मिथ क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड किससे? ये रहा, इज द फादर फिगर नॉर्थरॉप फ्राई। इसे आर्केटाइपल पैटर्न भी कहते हैं, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑफलाइन बैच में बोर्ड पे लिखा था कि ये बहुत जल्दी आपको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए किसी रेफरेंस में मैंने बताया था उनके बारे में, मिथ क्रिटिसिज्म के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेल्फ विल्ड गर्ल हु अटेंडेड लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज फॉर 3 years but then came without degree and later became a famous poet। अब ये कौन है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, क्योंकि तीनों बाहर पढ़े हुए हैं लेकिन 2 ऐसे हैं जो मेन है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने अपनी स्टडीज जरूर वहाँ पे की बट डिग्री वगैरह नहीं ली, क्योंकि फैमिली कंडीशंस थी। शी वाज इन लव विद समबडी एल्स, शी हैड अ मैरिज विच वाज लाइक इंटरकास्ट मैरिज बट फैमिली सपोर्टेड देम, दे हैड लेटर 5 kids। सो द राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। इसके अलावा अगर हम कॉर्नेलिया सोराबजी की बात करें तो पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट का, उसमें भी कॉर्नेलिया सोराबजी की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कॉर्नेलिया सोराबजी का, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, ये कॉर्नेलिया सोराबजी। दोस्तों कॉर्नेलिया सोराबजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनको भूलना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कॉर्नेलिया सोराबजी। फर्स्ट फीमेल एडवोकेट हैं, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा फर्स्ट लॉ स्टूडेंट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो कॉर्नेलिया सोराबजी को मत भूलना, हालांकि राइट आंसर सरोजनी नायडू है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज मेंशन्ड Which of the following text is mentioned by Edward Said in Culture Imperialism? ये काफ़ी ढूंढना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो नॉलेज है वो इस पे जा रहा था, हार्ट ऑफ डार्कनेस पे, बट फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद इट वाज रॉबिन्सन क्रूसो। अब ये कहाँ से पढ़े? तो एडवर्ड सईद से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं आपको उनकी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। एडवर्ड सईद इज फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म, वन ऑफ द की मेंबर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। इनकी जो बहुत फेमस बुक्स हैं उनमें से एक है कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म, यानी इसकी भी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इन सब बुक्स के रेफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबिन्सन क्रूसो। इन्होंने बोला था कि ये मॉडर्न डिस्क्रिप्शन है, तो ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट वर्क है, मॉडर्न रियलिस्ट नॉवल। ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास है ग्रीन स्टडीज, बहुत आसान है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं इको क्रिटिसिज्म के,
ये क्वेश्चन है डायरेक्ट इको क्रिटिसिज्म से, ये आपका राइट आंसर है। इको क्रिटिसिज्म को ग्रीन स्टडीज भी कहा जाता है। इसमें उमा परमेश्वरम, सुजाता भट्ट, वंदना शिवा इंडिया के राइटर्स हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं है तो फिर भैया आप नेट के हिसाब से तो तैयार नहीं हो। उमा परमेश्वरम, सुजाता भट्ट, वंदना शिवा तो की मेंबर्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, इन सबको पढ़ना है। ये भी देखो टर्म किसने कॉइन किया, इको क्रिटिसिज्म। ग्रीन स्टडीज टर्म किसने कॉइन किया है। जितने भी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपको ये सारा मैं पढ़ा दूंगा। अब देखो ये चीज़ क्या है, तो पहली बात तो देखो पैराग्राफ जो है ये वॉल्टर स्कॉट की फेमस बुक से है। तो इन्होंने बाकायदा खुद बता रखा है, वॉल्टर स्कॉट जो कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स माने जाते हैं, उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनसे लिया हुआ है। तो एडवर्ड वेवरली, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उनकी वेवरली बुक से है। ये देखो नॉवल, वेवरली अ नॉवल, यहाँ से लिया गया है। तो इसके आपको मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। डायरेक्ट आंसर के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वेवरली घूमने जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि इसका रोमांटिक लड़की जो होती है, रोमांटिक कनेक्शन होता है रोज नाम की लड़की से, उसमें लिखा हुआ है आंसर में, रोज के साथ का रोमांटिक कनेक्शन होता है। अब इसको वेवरली में जेल जाने से कौन बचाती है, तो जेल जाने से बचाती है वो भी ये लड़की है, तो जेल जाने से बचाती है। उसके बाद अगला सवाल है कि ये जो है वेवरली की सक्सेस से वॉल्टर स्कॉट के साथ क्या हुआ। तो वेवरली जब सक्सेसफुल हुआ तो उसने क्या किया, पोइट्री से फिक्शन में चेंज हो गया। पहले वो पोइट्री लिखता था, पोइट्री से फिक्शन में चेंज हो गया। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जेन ऑस्टिन याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था जेन ऑस्टिन के बारे में। जब वॉल्टर स्कॉट ने पोइट्री से नॉवल लिखना शुरू किया तो जेन ऑस्टिन परेशान हो गई थी और उन्होंने कहा था कि इस आदमी को हमसे क्या प्रॉब्लम है, ये हमें क्यों नहीं कमाने दे रहा। जी हाँ, वॉल्टर स्कॉट फेमस पोइट था, फिर सीधा नॉवल पे आया और बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं। द ब्राइड ऑफ लैमरमोर, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, रॉबिन हुड, और बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि वेवरली इटसेल्फ अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, रॉब रॉय है, ब्लैक ड्वार्फ है, तालिस्मन है, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, आपको पढ़ना है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं वॉल्टर स्कॉट को। अब इसके बाद आता है वर्ड एनोनिमस का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे वर्ड एनोनिमस का मतलब क्या है, नोन ओरिजिन नो, फैमिली नेम नो, यूनानिमस, यूनानिमस नहीं हो सकता, फिर एनोनिमस का तो अपोजिट हो जाएगा। आपका राइट आंसर है डी, डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। तो वर्ड एनोनिमस का मतलब पूछा आपको और इसका राइट आंसर है डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रिसर्च। जो मेन मोटिव ऑफ रिसर्च है वो क्या है। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 85 को मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, समय बचाते हुए। द मेन मोटिव ऑफ रिसर्च इज स्टडी फॉर मोर नॉलेज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज किया जाए, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा जाए। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है सलमान रश्दी, द जैगुआर स्माइल। जैगुआर स्माइल क्या चीज़ है, क्या ये सटायर है या ट्रैवलॉग है। तो दोस्तों सलमान रश्दी का ये ट्रैवलॉग है। ये घूमने गए थे निकारागुआ, निकारागुआ, तो ये वहां का पूरा जर्नी से रिलेटेड है। तो इट इज अ ट्रैवलॉग, याद कर लो, रट्टा मार लो फॉर नेट एग्जाम पर्पज। अब आता है वी.एस. नायपॉल का नॉवेल द मिस्टिक मैसर। ये क्या चीज है, तो मिस्टिक मैसर जो है गणेश की कहानी है। बहुत सारे बच्चे जो वी.एस. नायपॉल को पढ़ते हैं जानते होंगे। स्टोरी त्रिनिदाद में सेट है। एक टीचर होता है गणेश, जो बेचारा स्ट्रगलिंग टीचर है, उसकी लाइफ जो है ठीक नहीं चल रही, इसकी पूरी कहानी है ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गणेश जो है टीचर है, स्ट्रगलिंग लाइफ है उसकी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 88। पेपर आपका अब तो हो ही जाएगा आज पूरा। Which of the following poems were not written by John Donne? Not written by John Donne। तो डायरेक्ट आंसर था ये डेफिनेशन ऑफ लव, ये एंड्रयू मॉवेल का है। सो ये है एंड्रयू मॉवेल का। देखो इसमें क्या होता है, जो एंड्रयू मॉवेल है वो कहता है कि जो प्यार मोहब्बत है, यानी लव इफ इट इज नॉट इन योर डेस्टिनी, इट इज ओनली द डेस्टिनी दैट डिसाइड्स। लव कैन नॉट बी वन बाय हार्ड वर्क, बाय पुटिंग योर बेस्ट, इट इज द डेस्टिनी दैट डिसाइड्स। तो ये कहता है कि लव जो है वो फेट से आता है, वही डेफिनेशन ऑफ लव है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट राइटर है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट सेलेक्ट द ऑथर हु कमेंटेड क्रिटिकली ऑन द लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप क्लासिकल ड्रामा। इसको काफी ढूंढा मैंने, अब दो चीजें निकल के आई। एक तो ये, इसने हिंदू धर्म पे बहुत कमेंट्स करे थे, तो मैंने ये देखा कि कहीं क्लासिकल ड्रामा ऑफ इंडिया पुराना उससे रिलेटेड तो नहीं है। फिर हेनरी एच.एस. वेल्स और विल्सन एस.एच., इन तीनों को बकायदा स्टडी करा। आपका क्वेश्चन नंबर जो 89 है, इसका जो फाइनल आंसर है वो है हेनरी एच. वेल्स। हेनरी एच. वेल्स ने एक फेमस वर्क भी लिखा हुआ है ऑन इंडियन क्लासिकल ड्रामा। आपका डायरेक्ट आंसर है हेनरी एच. वेल्स। इसकी फेमस बुक का नाम है द क्लासिकल ड्रामा ऑफ इंडिया 1963। द क्लासिकल ड्रामा ऑफ इंडिया
1963, द क्लासिकल ड्रामा ऑफ इंडिया 1963। क्वेश्चन नंबर 90, ये आसान क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट आंसर है। जब आप बात करोगे डैनियल जोन्स की, तो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी। डैनियल जोन्स की बुक में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कार्डिनल वॉवेल्स ये 8 होते हैं। डैनियल जोन्स की बुक का नाम लिखिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी 1917। इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी 1917। इसमें इन्होंने बेसिक वॉवेल्स का भी बात किया है फर्स्ट टाइम। सो इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी 1917 की बुक है बाय डैनियल जोन्स। वहां से क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टफेस्ट क्वेश्चन है, नेट के सिलेबस में नहीं है, सेट के सिलेबस में नहीं है, बस किसी का मन था उठा के क्वेश्चन डाल दिया। और ये इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक पूछ रहे हैं, लिंग्विस्टिक तो उन्होंने ऐसे पूछी है जैसे महाराष्ट्र के हर कॉलेज में लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर बैठा हो। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख चुका हूँ, जेएनयू मेरे घर के 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जामिया जेएनयू इतना घूमा हूं ना मैं। लिंग्विस्टिक प्रोफेसर्स आसानी से नहीं मिलते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं नॉर्मली उनकी भी बहुत कम क्लासेस होती हैं। लिंग्विस्टिक्स का इंडिया में उतना है ही नहीं। और सोचो आपसे पेपर ऐसे दे रखा है जैसे नेट में इंग्लिश का पेपर नहीं है ये महाराष्ट्र सेट का, बल्कि लिंग्विस्टिक का पेपर है। तो फिर बच्चे बेचारे क्या करेंगे, वो परेशान होंगे। खैर मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, तो मैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा काम भी है। लिबरल ह्यूमनिज्म, तो पहले तो ये देख लो भैया लिबरल ह्यूमनिज्म का फादर कौन है, जॉन लॉक। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ, जॉन लॉक, क्योंकि हम ये पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट। लिबरल ह्यूमनिज्म जो है वो दुनिया को कैसा दिखता है, तो दुनिया को बहुत सिंपल तरीके से दिखता है। अब ये है पोस्टपोनेंट दिख करके दिखता है, इफेक्ट ऑफ ओमिसेंट नहीं। एक सिंपल सा आंसर है, यूनिफाइड एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग। जो लिबरल ह्यूमनिज्म है वो एक इंडिविजुअल को देखता है कि इंडिविजुअल अकेला नहीं है, यूनिफाइड है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर है और सेल्फ डिटरमाइनिंग है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिटरेचर एंड डॉगमा, मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है, रिलीजन को क्रिटिसाइज किया था। तो ये बहुत सिंपल सा फेमस वर्क है। अगर मेरे पास कुछ पॉइंट्स है तो मैं लिखवा देता हूं आपको। नहीं कोई खास पॉइंट नहीं है ना, 1873 का पब्लिकेशन है, बस इतना देख लीजिए, 1873 का पब्लिकेशन है। बाकी रिलीजन को क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93। जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसका अगेन फिर से बड़ा सिंपल सा वर्क है, और चूंकि इन्होंने आपसे बहुत सारे वर्क्स बाहर से पूछे हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो मुझे लगता है इसकी मेरिट थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए। नॉर्मली महाराष्ट्र सेट की मेरिट बहुत हाई जाती है। इंडिया रिकॉल्ड, इंडिया रिकॉल्ड किसने लिखा है, कॉर्नेलिया सोराबजी। क्या ये किसी सिलेबस में है, नहीं है किसी सिलेबस में। कैसे पढ़ें पता नहीं, किसी मार्केट गाइड बुक में है, नहीं है। फिर तो मेरा काम ये है एज ए टीचर, कॉर्नेलिया सोराबजी या जो भी मैंने यहाँ पे टर्म्स वगैरह निकाले हैं मैं मेरे स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा। तो अब ये मैडम जो है हम इनको जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स शी इज अ बिग वुमन बट नॉट अ कैनोनिकल राइटर, तो बहुत मेन राइटर नहीं है। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था कायदे से इनका, लेकिन ठीक है, जब बच्चों को फंसा दिया है तो फंसा ही दिया है। एडवर्ड सईद किसकी बात करता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उनकी बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म 1978। ये भी बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल्स का पार्ट है। इसमें ओरिएंटल्स क्या है, ऑक्सीडेंटल्स कौन है, अस अदर मेंटालिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जॉटिक अदरनेस क्या है, ये सारा पढ़ना है आपको। ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना, इस वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब चलते हैं, आई थिंक ये जो लास्ट पेज होना चाहिए ताकि आपके महाराष्ट्र सेल का पूरा पेपर कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं रो धो के। देखिए द वर्ड सिंग सॉन्ग, फिर आपको लिंग्विस्टिक्स में फंसाया है, लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लैंग्वेज पेडागोजी में फंसा दिया इन्होंने आपको। सिंग सॉन्ग, टिंग टोंग, डिंग डोंग, क्रिस क्रॉस, टिक टॉक, ये सारे वर्ड जो हैं रीडप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं, और इसमें भी प्रॉपर आंसर रीडप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आंसर जो इसका आएगा रीडप्लीकेशन का, प्रॉपर आंसर होगा इसमें रीडप्लीकेशन का जो नाम है एब्लॉट रीडप्लीकेशन। ये आंसर आना चाहिए ABLAUT, अब्लॉट, LAUT, अब्लॉट रीडप्लीकेशन, इसका आंसर आएगा। ब्लेंडिंग का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, ब्लेंडिंग से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, जिसमें मैंने आपको ब्रेंच वगैरह के एग्जांपल दिए थे। ये सारी चीजें भी अब हम करवा देंगे हमारे स्टूडेंट्स को। देखो ब्लेंडिंग तो करवाते हैं, एक्रोनिम करवाते हैं, रीडप्लीकेशन नहीं करवाया था, इस बार पढ़ा दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। ये वीडियो हमारे बच्चों के पास भी जाएगी तो उनको भी पता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इस बार, वो बच्चे भी पहले से रेडी रहेंगे पढ़ने के लिए। अब फ्रेंच राइटर्स में ये क्वेश्चन एकदम ही अननोन राइटर है, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, जानबूझ के डाला गया। ग्रीक मिथ में इसका फेमस वर्क है एंटीगॉन, ये प्ले है,
इट इज़ अ प्ले, 1944 का प्ले होना चाहिए ये। जी हाँ, 1944 का प्ले है, 1944 का। तो ये इसका फेमस वर्क भी है, 1944 का प्ले बाय जीन एलॉय, और फेमस वर्क है एंटिगोन। ये रहा आपका डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है, लिटरेरी थ्योरी से है। स्टडिंग अ टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। व्हेन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट, मेरी न्यू क्रिटिसिज्म के लेक्चर्स को याद करो, फ्री लेक्चर्स को याद करो, उसमें भी लिखा हुआ है, बात साफ साफ बताता हूं। अ टेक्स्ट विच इज नॉट हैविंग एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइड रेफरेंस, दिस इज स्टडीड ईदर इन न्यू क्रिटिसिज्म और इन फॉर्मलिज्म और इन थ्योरीज रिलेटेड टू दैट स्ट्रक्चर। टेक्स्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ये रहा डायरेक्ट आंसर आपका, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। बहुत ही फ्री का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यहां पे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, क्रिटिकली एनालाइजिंग द रियलिज्म कॉन्सेप्ट। रियलिज्म की बात करते हैं, सजेस्ट नॉट सिंपली दैट टेक्स्ट कम टू अ लिटरल क्लोज बट द फॉर्मल डिजाइन और नैरेटिव मूवमेंट कंस्ट्रक्ट। मुझे पता है जल्दी जल्दी आपको भी समझ नहीं आएगा, 5 मिनट मुझे भी समझ नहीं आया था, क्योंकि समझना पड़ता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का है कि डीकंस्ट्रक्शन का है। तो मैंने मेरे एफर्ट्स लगाए, उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जो फिलहाल मेरे पास आंसर है वो ये है। बट मैं इसके लिए क्लियरली बोल रहा हूं, आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि या तो ये क्लोजर में जाएगा या कॉग्निटिव मैपिंग में जाएगा, तो इनमें से एक होने के चांसेस हैं। आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे, आपसे भी हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 99, ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच, याद करो आपको एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन, लव सॉन्ग्स प्रॉपरली पढ़ाए हैं। ये भी बताया था कि एडमंड स्पेंसर ने वेडिंग हिम्स लिखे हैं जिसे हम एपिथेलेमियन कहते हैं। ये भी बताया था कि एपिथेलेमियंस का जो ट्रेडिशन है किसने शुरू किया था, कौन कौन से राइटर्स सबसे पुराने राइटर्स हैं, कौन सा राइटर प्रोथेलेमियन लिख लिख के पैसे कमाता था, ये सब बताया आपको। तो ये रहा आपका फ्री का आंसर, वेडिंग हिम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा देगा। तो आपको जिसने भी आज इंडियन लिटरेचर पढ़ाया हो अभी तक, और जिसने भी आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स की कहानी बताई हो, तीनों बच्चों की कहानी बताई हो, स्वामी, मनी, रघु, तो उसने आपको साफ साफ बताया होगा कि ये 1935 का फेमस वर्क है, आर के नारायण फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, महाराष्ट्र सेट का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। जो पिंग पोंग किटकॉट वाला रेफरेंस था वो सैपिरवॉफ स्टडी का रेफरेंस था, वो हम पढ़ाएंगे आपको, सैपिरवॉफ एनालिसिस। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी काम आएगी चीज़ें ये। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये है कि मुझे किसी भी हाल में पढ़ने का मौका मिले, तो अभी हमारी एक ऑनलाइन क्लास भी है जो थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली पड़ जाएगी, 15,000, और एक है गूगल ड्राइव। बच्चे पूछते हैं ना कि डिफरेंस क्या है सर, क्या फर्क है, 35,000। देखो, ऑनलाइन में क्या है, पढ़ना आपको पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कंटेंट ए टू जेड हम सारा दे देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, सब मिलेगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं मॉनिटर नहीं कर सकता आपको, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ऑफलाइन में 6-6 घंटे क्लास चलती है, नरेशन होता है, उसमें क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं होता कि जल्दी से क्लास का टॉपिक खत्म करो। हम आराम से क्वेश्चंस भी लेते हैं, बच्चों से डिस्कशन करते हैं, बहुत ही डिटेल इलेबोरेशन होता है। तो जिसको लगता है कि मेरा नॉलेज कम है, मैं जीरो लेवल पे हूँ, या मैं हिंदी माध्यम से हूँ, या मुझे हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल जाए, उसमें आप जाइए गूगल ड्राइव कोर्स में। अगर आपको जीरो से पढ़ना है, आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट है या ग्रेजुएशन में साइंस है, आप गूगल ड्राइव में जाओ, क्योंकि हम जीरो से हीरो बना सकते हैं आपको। यहां पे जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, इसमें हम हिंदी नहीं बोलते क्योंकि ये ऑनलाइन जाता है। इसमें भी कंटेंट सेम है, लेकिन जिसको लगता है कि मैं हर हाल में पास कर रहा हूं, 5-6 बार फेल हो गया हूं, काश एक बार तो मैं ढंग से पास हो जाऊं, तो आप इसमें आओ या फिर आप इसमें आओ। अब आप इसको भी पढ़ो या इसको पढ़ो, दोनों आपका कॉल है, बेनिफिट दोनों में एक है। चाहे आप ये ज्वाइन करो या ये ज्वाइन करो, आपको जुलाई टू दिसंबर जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं 2024, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके लिए आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 8810289637। सब अपने आप से सिर्फ इतना पूछो कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और मुझे इस तरह के एग्जाम्स देने हैं तो मैं क्या करूं, किस तरह पास हूं। अगर आप महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर महंगी बुक्स अफोर्ड करके भी आपको डाउट हो रहा है कि करूं क्या, तो ये रहा सीधा नंबर 8810289637। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से, 20 अप्रैल से
20 अप्रैल लास्ट डेट भी है, क्योंकि अभी इसमें हम एडमिशन लेना बंद कर देंगे। तो 20 अप्रैल लास्ट डेट भी है, क्योंकि एडमिशन लेना बंद कर देंगे, क्योंकि फिर ऑफर नहीं मिलेगा। कई बार बच्चे होते हैं सर लेट है सर ऑफर करवा दीजिए, फिर वो नहीं हो पाएगा। हमें भी देखिए क्या होता है ना, हम इसको टोटल ओपन नहीं कर सकते। हमें भी एक बार क्या होता है कि चलो 300 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट हैं, अब पढ़ाओ। तो इस तरह आप देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एक महाराष्ट्र सेट सॉल्यूशन दिया, इसी तरह से मेरे पास ये देखिए ये पेपर्स पड़े हैं, फिर यहाँ पे ये जो पेपर्स हैं ये CUDPG वाले, और इसी के नीचे MP सेट पड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट सेट पड़ा हुआ है, ये सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो सोचो कि आपने 5 सेट पेपर सॉल्व किए और 5 सेट पेपर में आपको 50 ऐसे क्वेश्चन पता लगे जो किसी को नहीं आते, किसी को नहीं आते, और आपको आ रहे हैं। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप हेल्पलेस नहीं होगे। क्वेश्चन देख के आपको गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मैं क्या एग्जाम देने जा रहा हूं। मम्मी पापा की नजरों में जाके ऐसे नहीं होगा कि यार ये बेटा हमारा पढ़ता तो है, बेटी हमारी पढ़ती तो है, लेकिन नंबर नहीं आते। तो उन्हें तो भी पता चलेगा कि नहीं, पेपर बाहर से आता है और अब हमारा बच्चा तैयार हो रहा है। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, गाइडेंस की जरूरत सबको पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 10 बार नेट हूं, 2 बार JRF हूं, और मेरी पूरी जिंदगी पिछले 8-10 साल से नेट JRF पे ही घूम रही है। तो मेरा एक्सपर्टाइज मेहनत करते करते, एग्जाम देते देते, पढ़ाते पढ़ाते, जैसे पिछली बार की इंडिया टॉपर हमारी क्लास से निकली है, तो आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव यू द बेस्ट। अब ये आप ऑफर्स मत मिस कीजिएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, चाहे गूगल ड्राइव चाहिए, आपको दिसंबर तक 2024, यानी कि जुलाई से दिसंबर, अगला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी आपको किसी भी हाल में ये नहीं होगा कि अगर मैं पास नहीं हुआ जून में या नंबर कम आए तो मैं क्या करूं, मैं कहां से दोबारा पैसे लाऊं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर 1 फ्री है, गूगल ड्राइव के लिए भी, ऑनलाइन के लिए भी। नोट्स, क्लासेस, PDF A to Z मिलेगा। ऑनलाइन बैच की क्लासेस होती हैं शाम को डिजिटल बोर्ड पे, गूगल ड्राइव की क्लासेस होती हैं सुबह क्लासरूम में, दिल्ली वाली क्लास में। दिल्ली वाली क्लास में सामने 60-70 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। वो क्लास एज इट इज आपको 6 घंटे रोज मिलेगी। अगर आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, जीरो से हीरो के लेवल पे पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि आप अपने टीचर्स को भी पढ़ा सको वापस, तो गूगल ड्राइव में आओ। विद दिस मैसेज, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन CUET PG का आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।